हेलो प्यारे बच्चों, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का मेरे YouTube चैनल एसएन सिंह सर पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग आज क्लास 10th की मैथ में क्लास चैप्टर 3 को पढ़ेंगे। चैप्टर 3 का जो नाम है आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों ने अभी तक जो है 5 लेक्चर मेरे हो चुके हैं, ठीक है। 5 लेक्चर में मैंने आपको बताया, इसमें आपने बहुपद के बारे में बताया, फिर मैंने बताया बहुपद को ग्राफीय विधि से कैसे हल करते हैं, और फिर मैंने इस पर बेस्ड एक्सरसाइज को सॉल्व कराया, ठीक है। अगर आप लोगों ने उसको पहले नहीं देखा है तो आप लोग जा करके उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके मेरे चैनल के वहाँ देख लीजिए, ठीक है। आज हम लोग उसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है बीजगणितीय विधि से जो रैखिक युग्म होता है कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो टॉपिक में लिख दिया है एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, क्योंकि ग्राफ वाला जो ग्राफ बनता है आपका, ठीक है, तो वो थोड़ा सा सब लोग खींच नहीं पाते हैं ग्राफ, है ना। कुछ पॉइंट्स उसमें ऐसे होते हैं जैसे मान पॉइंट्स में आए, दशमलव में नंबर आ जाए, जैसे कि कहने का मतलब इस तरह पॉइंट निकाला, जो पॉइंट आता है कटने वाला, ठीक है। कभी ऐसा तो हो सकता है पॉइंट के ऐसे लिखा हो 1/√3 लिखा हो, -2/5 ऐसा करके हो। आप पहले क्या करें, आप √3 की वैल्यू निकालें, वर्गमूल √3 की वैल्यू निकालें, फिर जा करके इसको एक से डिवाइड करें, मतलब 1/√3 है, √3 निकालें, फिर 1/√3 निकालें। तो दशमलव में बहुत त्रुटि होने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए कोई और भी हो, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 5/13, ठीक है, और 6/7 माइनस मान लीजिए कुछ भी कर दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि दशमलव में जो वैल्यू आ जाएंगी, पहले √3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा, दशमलव में वैल्यू आएगी, तो उसको बहुत जो दशमलव पॉइंट 006 टाइप का या इस पॉइंट में वैल्यू आएगी, तो वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो ग्राफ पर ड्रॉ करना, जो ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ग्राफ ऐसे बनता है, जो भी ग्राफ बनाते हैं, तो उस पर क्या त्रुटि होने की संभावना रहती है, ठीक है। तो इसीलिए जिसमें मैंने आपको बताया था ग्राफ है, ग्राफ पे 2 लाइन अगर कट कर दे तो इसका सोल्यूशन हो जाता है और इसका हल हो जाता है, ठीक है। तो क्या उसका एक ही तरीका है हल करने का, दूसरा तरीका भी हो सकता है। तो वो आज हम लोग इसी में पढ़ेंगे रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो समझ में, तो मैं ये मेथड क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको पॉइंट्स में जब आ जाएंगे, दशमलव में आ जाएंगे, कई बार होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कठिन हो जाता है, तो उसमें त्रुटि होने की संभावना होती है पॉइंट्स को लेने में। और फिर जब ग्राफ खींचेंगे दशमलव को इधर कर देंगे, जैसे कल मैंने आपको बताया था क्वेश्चन 1.5 बताया था, जो बड़ा सा बताया था, ग्राफ बताया था, तो उसमें आप उसने कहा था कि जो 1 सेंटीमीटर की दूरी पे कीजिए और 1 यूनिट बराबर 8 मान लीजिए, तो उसमें त्रुटि होने की संभावना रहती है, ठीक है। तो उसी को जो इसका इक्वेशन है इसको सॉल्व करने की दूसरी विधि है, ठीक है। कौन सी, पहले आप पढ़ने आ रहे हैं इसमें प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, फिर इसको समझाता हूँ। एग्जांपल है प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, अगर बता देंगे क्या मतलब है उसका। प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक युग्म को हल करें, युग्म को हल कीजिए, ठीक है। तो कोई रैखिक युग्म बना देते हैं, ठीक है। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ 7x - 15y 7x - 15y = 2, ठीक है। एक ये है, और दूसरा है x, दूसरा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ x + 2y = 3, x + 2y = 3। ये मान लीजिए दो इक्वेशन आपका दिया हुआ है, दो समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। इन दो को हल करना है रैखिक विधि से, ठीक है। रैखिक युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इसमें करते क्या है, देखिए प्रतिस्थापन विधि लिखा है, आपको लग रहा है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है
कि इसमें किसी एक की वैल्यू, जैसे x की वैल्यू यहाँ निकाल लें, है ना, x या y किसी एक की वैल्यू निकालें और इसमें क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर दें, रख दें किसी एक की वैल्यू आ जाए। जैसे कहने का मतलब है, जैसे मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 - 2 आएगा, 3 - 2 आएगा। तो x की जगह में 3 - 2 आएगा, तो इक्वेशन किस में आ जाएगा, समीकरण किस में आ जाएगा, y में आ जाएगा। इससे वैल्यू मिल जाएगी हमको किसकी, y की, y का मान मिल जाएगा। जब y का मान मिल जाएगा तो उसको हम किसी एक में रखते हैं, उससे x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज होता है इसमें। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, किसी एक की वैल्यू, प्रतिस्थापन इसे बोलते हैं। हिंदी इसकी जो सब्स्टिट्यूशन की होती है प्रतिस्थापन, मतलब किसी एक की वैल्यू निकालिए और दूसरे में रख दीजिए, ये मतलब होता है आपका। ठीक है, जैसे तो मैं लिख रहा हूँ कैसे करेंगे, तो किसी एक से निकालते हैं, देखिए इसमें आसानी से x की वैल्यू निकाल सकती है ना। तो मैं लिख दे रहा हूँ समीकरण 2 से x बराबर क्या आ जाएगा, 3 - 2y आ जाएगा, 3 - 2y आ जाएगा। अब ये x की वैल्यू को हम रखते हैं समीकरण फर्स्ट में, तो समीकरण 2 से x बराबर 3 - 2y हो गया, का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दीजिए। ठीक है, कहाँ पर रखेंगे, पहले वाले इक्वेशन में, तो 7x - 15। ठीक है, और x का मान रखना है, चाहे x का मान रखना है, यहाँ 7 हो गया, x का मान रखा है, x का मान कितना है, 3 - 2y हो गया। ठीक है, और -15y हो गया, इक्वल टू 2 हो गया। अब देखिए इक्वेशन आप गुणा करेंगे तो y में आ गया, y की वैल्यू निकल जाएगी, तो 7 × 21 होता है, और 7 × 2 = 14y हो गया, -15y हो गया, इक्वल टू 2 हो गया। देखिए 14 और 15 -29 हो जाएगा, 29y हो गया। ठीक, बराबर, अच्छा ये 21 है, तो ये इधर चला जाएगा, देखिए इन दो को जोड़ लिए, है ना भाई, माइनस जुड़ जाएगा। ठीक है, जोड़ना आते है हमको, और ये 2 इधर है और ये 21 उधर जाएगा, तो कितना जाएगा, -19 हो जाएगा। ठीक है, 2 - 21 यानी 19 हो गया। ठीक है, यदि y बराबर निकालें तो माइनस कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 19/29, ये y की वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो इसी एक की वैल्यू निकल गई। अब y का मान चाहे इसमें रख दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, तो y का मान निकल गया, ठीक है, y का मान निकल गया, तो y का मान किसी एक पर रख दीजिए। चलिए मैं रख दे रहा हूँ 2 में, आसानी से निकल जाएगा। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, ये x + y, 2 × y, y की वैल्यू कितनी हमने निकाला है, 19/29 और बराबर 3, यही तो है। फिर x बराबर आप निकालें, कितना आ जाएगा, तो 19 × 38, 3, ये 3 है, माइनस ये इधर जब गुणा कर उधर लेके जाएंगे, 38/29 ये हो जाएगा, बराबर आप निकाल सकते हैं, तो 29, 27 के साथ बचा 2 और 3 × 6 तो 8 × 87 -38/29 बराबर, घटाइए तो 17 में से 8 गया, 8 × 9 = 16, 17 9 बचेगा। ठीक है, 8 × 9 = 16, 17 9 बच रहा है, बचा यहाँ पे 7 में से 3 गया, 6 बचा। ठीक है, 7 में 3 गया, 6 4 49। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपका जो वैल्यू आ गई, फिर x की वैल्यू जो आ गई, आपकी वैल्यू आई क्या आई, 49/29। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ निकल गई, y की वैल्यू यहाँ निकल गई, तो आपका आंसर सॉल्व हो गया। ठीक है, तो कितना आसानी, ये दूसरा तरीका है। अभी तक मैंने आपको बताया था ग्राफ किस तरह था, तो इससे आप क्या करते थे, ग्राफ बनाते थे, तो ग्राफ में कठिन हो जाता था, है ना भाई। क्या होता था कि पॉइंट्स में आया गया, उसको आप पॉइंट्स को कहाँ रखें, जैसे 29 आप करेंगे तो क्या आएगा, भाग देंगे तो पॉइंट 1 2 3 समथिंग कुछ आएगा, इसको भाग दीजिए तो थोड़ा सा ये मान लीजिए 2 × 4 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, दशमलव आएगा, तो दशमलव लगाने में दिक्कत हो जाती है ना। तो इसीलिए इसको सॉल्व करने के लिए दूसरा विधि है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, ये आपको आसान से लगा होगा, इस तरीके से सॉल्व करते हैं।
तो इससे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ग्राफ हर जो है व्यक्ति ग्राफ नहीं खींच पाता है, ठीक है, तो इससे आप जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग, तो आपको ये समझ में आ गया होगा प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं 3 तरह के क्वेश्चंस को मैंने लिख दिया है, ठीक है। मैंने जो प्रतिस्थापन विधि बताया उसी पे बेस्ड 3 क्वेश्चन मैंने लिखा है, 3 तरह से लिख दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखें, पहला क्वेश्चन में स्टेप सकता हूँ जिसका यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। दूसरा, जैसे मैंने बताया था ना कि एक अद्वितीय सोल्यूशन मिलता है, समीकरण एक अद्वितीय हल मिलता है। दूसरा मैंने प्रश्न ऐसा लिखा है जिसके अनेकों हल हो सकते हैं। और तीसरा प्रश्न मैंने ऐसा बनाया है, ऐसा लिखा है जिसपे कोई हल ना हो। 3 कंडीशन मैंने बताई थी ना कि क्या होता है। पहली कंडीशन आप याद करिए, जो मैंने बताया था ग्राफ, ये जो ग्राफ विधि से पहले बताया था आपको कि जो है 3 कंडीशन बन सकती हैं। या तो जो रेखाएं होती हैं क्या होंगी, काटेंगी तो एक समीकरण मिलेगा, अरे एक मान मिलेगा, निश्चित मान, ठीक है, जिसे बोलते हैं अद्वितीय मान, तो संगत हो जाता है ना, संगत उसको बोलते हैं। फिर मैंने दूसरा बताया था आपको, क्या बताया था कि अगर वो दो रेखाएं क्या है, समांतर, तो समांतर है तो उसका कोई सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, अरे उसका कोई हल नहीं होता है। तो दूसरा क्वेश्चन में उस टाइप से मैंने बना दिया है। तीसरा क्वेश्चन मैंने बना दिया है कि एक ही रेखा, दो रेखाएं संपाती हो, मतलब जो पहली रेखा है उसी में दूसरी रेखा भी आ जाए तो उसे संपाती बोलते हैं, तो उसके अनेकों हल होते हैं। तो मैंने वही क्वेश्चन मैंने बना दिया, उसी टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए जरा, मैंने 3 तरह क्वेश्चन मैंने लिख दिया है और तीनों कंडीशन इस टाइप से आएगी। चलिए, पहला क्वेश्चन आप पढ़िए, लिखा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। क्या यह मनोरंजक है, मतलब उसने लिख दिया। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो फिलहाल मैं प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं हम लोग, तो प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, आफ्ताब कह रहा है कि अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। कौन कहता है, आफ्ताब कहता है। तो आफ्ताब कह रहा है उसकी पुत्री, दो बात हो रही है यहाँ पे, आफ्ताब और पुत्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम आफ्ताब का एक उम्र मान लेते हैं, पुत्री की आयु मान लेते हैं, ठीक है, वर्तमान आयु मान लेते हैं, ठीक है। तो माना जो आफ्ताब कह रहा है, तो माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, ठीक है, x मान लेते हैं, x वर्ष, ठीक है। इस तरह पुत्री की मान लेते हैं, ठीक है। तो पुत्री की मान लेते हैं, पुत्री की वर्तमान आयु कितनी मान लिया, y वर्ष, ठीक, y वर्ष हो गई, मान लिया मैंने, क्योंकि उसने कहा है ना प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, मतलब कि आफ्ताब की आयु निकालनी है, पुत्री की आयु निकालनी है। तो मैंने इन्हीं दोनों को मान लिया कि मान लिया आफ्ताब की आयु x वर्ष है और पुत्री की आयु। अब आप जो क्वेश्चन कह रहे हैं उस हिसाब से करिए। तो पहला, इसमें पहली शर्त क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पहली शर्त जो इसकी है, दो चीज कह रहा है। मैंने बताया कि जब दो जो आपका ये समीकरण बन रहा है, अगर 2 चीज पूछ रहा है तो उसमें दो कंडीशन दी होगी कम से कम। तो पहली शर्त यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है, पहली शर्त के हिसाब से 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की उम्र कितनी होगी और पुत्री की आयु कितनी होगी। तो 7 वर्ष पूर्व, तो पहले लिख लीजिए 7 वर्ष पूर्व, ठीक। 7 वर्ष पूर्व की बात करें तो आफ्ताब की उम्र कितनी हो जाएगी, घट जाएगी। आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा, अभी जब वर्तमान में x है तो इसकी कितनी रहेगी, x माइनस 7 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। इसलिए 7 वर्ष पूर्व पुत्री की पूछ रहा है, पुत्री की कितना होगा कि आयु, ये हो जाएगा y माइनस 7, ठीक है। तो पहली शर्त, ठीक है, अब इसको लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो 7 वर्ष पूर्व कह रहा है, पहली शर्त बनाएंगे बाद में, ठीक है, ठीक है। तो पहली शर्त क्या कह रहा है, देखिए यहाँ मैं लिख दिया, पहली शर्त के अनुसार, या शर्त लिख दीजिए, पहली शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, यानी आफ्ताब 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था,
तो 7 वर्ष पूर्व जो मेरी आयु है, मतलब आफ्ताब की आयु है कितनी थी? 7 गुनी। किसकी आयु की? पुत्री की आयु। ठीक है, ये समझ आया नहीं आपको? देखिए 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, आफ्ताब कह रहा है, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष में 7 घट जाएगा, इधर भी घट गया 7। ठीक है, किसके आयु का 7 गुना था? पुत्री की आयु का। ये बन गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, एक समीकरण बन जाएगा मिला करके। तो x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49 हो गया। तो क्या हो गया? इससे आपको ये मिला x माइनस 7y इज इक्वल टू 49 प्लस 7। ठीक है, 56। ये समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, एक समीकरण बन गया x माइनस 7y और ये 7 का डायरेक्ट जुड़ जाएगा तो 56 हो जाएगा। ठीक है, सब हो गया। फिर दूसरी चीज क्या है? 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का था। ठीक, तो अब मैं 3 वर्ष बाद नहीं लिखूंगा, आप समझ जाइएगा। ठीक है, मैंने लिखी 7 वर्ष पूर्व आयु का। ठीक है, तो दूसरी शर्त मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। जब एक बार मैंने आपको समझा दिया, दूसरी शर्त के अनुसार। ठीक है, क्या कहना है? दूसरी शर्त के अनुसार रहा है। ठीक है, दूसरी शर्त के अनुसार क्या कह रहा है? अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी? अब तो आपकी 3 x प्लस 3 हो जाएगी और पुत्री की भी y प्लस 3 हो जाएगी। तो कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद कौन रह जाएगा? आफ्ताब रह जाएगा। तो आफ्ताब की उम्र 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 3 हो जाएगा। अच्छा, इधर क्या कह रहा है? कितना रह जाऊंगा? पुत्री का आयु का आपने माना है y प्लस 3 माना है। ठीक है, क्या कह रहा है? फिर से पढ़िए। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ये कह रहा है। ठीक है, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, दूसरी समीकरण बन जाएगा। तो आप सॉल्व करिए, x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9। तो इससे आप निकल गया, इससे आप अगर समीकरण को निकालें, x माइनस 3y x माइनस 3y इक्वल टू इधर गया तो 6 आ गया। तो ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड बन गया। x माइनस 7y इक्वल टू 56 बना। ठीक है, और दूसरा क्या बना आपका? और दूसरा आपका ये बन गया। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको ना? 7 के बाद कहा है x माइनस 7 हो गया, y माइनस 7 हो गया। ठीक है, यहाँ पे गुणा कर दिया। ठीक है, सब 49 हो गया। 49 माइनस है। अच्छा, 49 माइनस हो जाएगा। 49 देखिए मैंने एक ही लाइन कर दिया। 49 और प्लस 7 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस में आ जाएगा। ठीक है, देखिए जल्दीबाजी में क्या आता है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, x माइनस 7 इज इक्वल टू कितना आ गया? x, ये x हो गया, 7 इधर गया, x माइनस 7y। ठीक है, बराबर माइनस 49 है और प्लस 7 तो हट जाएगा ना। मैंने गलती लिख दिया, 49 है, कितना आएगा? 42 है, माइनस 42 आ जाएगा। गलती लिख दिया। देखिए x ये है माइनस 7y, ये माइनस था, मैं ध्यान नहीं दिया और प्लस कर दिया था। तो ये 49 माइनस 49 है, जब उधर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा। तो माइनस 49 में से प्लस 7 नहीं माइनस 42 हो जाएगा। ठीक है, 2 समीकरण बन गया। अब 2 समीकरण बन गया, तो किसी एक से वैल्यू निकाल कर किसी एक में रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए किसी एक से मैं निकाल लेता हूँ। तो मैं इससे निकाल लेता हूँ इसकी वैल्यू। ठीक है, किसी एक से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने कहा किसी एक से, चाहे इससे x निकाल लीजिए या इससे निकाल लीजिए। ठीक है, इसको
अगर इससे निकाल इसमें रख दीजिए, इससे निकाल तो उसमें रख दीजिए। मैं समीकरण 2 से निकाल रहा हूँ, छोटा सा लग रहा है, तो समीकरण 2 से x का मान निकाल करके फर्स्ट में रखने का, ठीक है। समीकरण ये सेकंड है, तो सेकंड से x बराबर कितना आ जाएगा 6 + 3y, ये तो आएगा। समीकरण 2 से x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 + 3y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, का मान समीकरण फर्स्ट में रखने, ठीक है, रख लिए। तो अब रख दीजिए, कहाँ रखते हैं इस वाले एक्सप्रेशन, तो कितना आ गया 6 + 3y है, ठीक है, इसमें रखा -7y = -42, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, कितना जाएगा, ये 6 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये जो है घट जाएगा तो कितना आएगा माइनस, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, ये थोड़ा जगह नीचे कम पड़ जाता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा -4 बचेगा ना, देखिए 3 4 3 7 -4y = -42 और -6 कितना आ गया -48 आ गया। तो देखिए माइनस माइनस कट जाएगा और y से निकालें तो y रख देता है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर निकालें तो काट 4 तब 4 और 4 दूना 12, y बराबर 12 आ गया, ठीक है। अच्छा y 12 आ गया तो y का मान कहाँ रखते हैं, x में रखते हैं, तो x में रख दें तो इसका आयु निकल जाएगी, आप निकल जाएगी, ठीक है, निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए एक तो आंसर ये, एक तो y मिल ही गया, ठीक है। अब y के मान चाहे इसमें रख दीजिए, तो y का मान मैं समीकरण 2 में रख दे रहा हूँ, किसी एक पर रख सकते हैं, सेटिस्फाई दोनों करेगा, ठीक है। तो जो y का मान आया, y का मान चलिए किसमें रखते हैं, इसी में रखते हैं, अच्छा लग रहा है छोटा सा, का मान समीकरण किसी एक पर रख सकते हैं, समीकरण सेकंड रखने, सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक का मान किसी एक का निकालिए दूसरे में रख दीजिए, ठीक है। y बराबर 12 रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है x -3 × 12 रख दिया बराबर 6, ठीक है। इससे क्या मिलेगा, x बराबर कितना आ जाएगा 6 और बात है 36, यानी 6 + 36 अर्थात x बराबर कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज, नीचे आप लिखिएगा मैं ऊपर लिख रहा हूँ कुछ जगह कम पड़ जा रहा है, 36 है 42, ठीक। तो इसका मतलब आफ्ताब की आयु 42, x मैंने माना था क्या आफ्ताब की, ठीक है। तो आफ्ताब की आयु कितनी आ गई, इसलिए तो आंसर हुआ आफ्ताब की आयु x था, x आया 42 तो 42 वर्ष हो गया, ठीक। और क्या पूछा, पुत्री, तो पुत्री की आयु जो होगी, पुत्री की आयु, ठीक। ये कितना आपने निकाला है 12, ठीक है। तो समझ गए आप लोग, इस तरह से आंसर क्वेश्चंस लगते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस कठिन आपको लगा नहीं होगा, आसान होगा, ठीक है। चलिए तो ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, एक इस टाइप से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जिसका एक यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, अद्वितीय सॉल्यूशन निकलता है, ठीक है, अद्वितीय हल होता है, ठीक है। अद्वितीय हल निकलता है तो संगत हो जाता है, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। तो आपको इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना था, ठीक है। तो अब ग्राफी विधि से मैं नहीं कराऊंगा, तो ग्राफ से मैंने बता दिया, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया। तो आपका मन है तो इसका ग्राफ खींच के देख लीजिएगा, इसे ग्राफ खींचेगा, इसे एक पॉइंट को कट करेगा, तो पॉइंट जो कट करेगा वो आएगा कितना आएगा आपका 4212 आएगा, कट करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहली शर्त क्या है इसमें, तो मैंने मान लिया आफ्ताब की वर्तमान आयु x है, पुत्री की वायु, ठीक, वर्तमान आयु, वो कह रहा है 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, क्या कह रहा है, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 वर्ष पूर्व जो आफ्ताब की आयु के साथ बढ़ जाएगी, इधर इसकी साथ बढ़ जाएगी, तो इसका कितना 7 गुना था, 7 गुना कर दिया, तो पहली शर्त ये हो गई, इसको हमने पक्षांतर कर दिया, है ना।
तो x माइनस 7y इज इक्वल टू कितना के 42 आ गया। ठीक, दूसरी शर्त क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु कर जाऊंगा। तो अब से 3 वर्ष बाद जो वर्तमान आयु है इसमें 3 साल बाद 3 जुड़ जाएगा, इधर भी इस पुत्री का भी 3 आयु जुड़ जाएगा 3 साल। ठीक है, का 3 गुना रह जाऊंगा, पुत्री का आयु का 3 गुना रह जाऊंगा, 3 से गुणा कर देंगे तो इससे दूसरा समीकरण बन गया। दो समीकरण बन गया, दो समीकरण को हल करना जानते ही हैं। तो मैंने क्या किया, इससे जो है मैंने x की वैल्यू निकाला, x की बराबर 6 + 3y आ गया, इसको रख दिया, इसमें रख दिया। ठीक है, तो रख दिया तो क्या हो गया, y बराबर 12 निकल गया। ठीक, 12 निकल गया तो किसी एक में रख दे, चाहे इसमें चाहे इसमें रख दीजिए, किसी एक में, मैंने किसी एक में रख दिया, सेकंड में रख दिया। इससे आपको वैल्यू किसी मिल गई, x की। x क्या था, x था आपका आफ्ताब का आयु, निकल गया। ठीक, पुत्री का आयु y था, y हो गया, 12 आंसर हो गया। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन था। अब इसी टाइप से क्वेश्चन आप लोग के मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग ग्राफिक विधि आपको अच्छा लगा कि ये वाला बताइए। अब इसलिए हमको लग रहा है आपको ये अच्छा लगा होगा, है ना, तो आप यही हल करेंगे। अभी आपको बताएंगे, ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इससे दूसरा मेथड भी है। ठीक है, उसको भी बताएंगे, वो आप उसको आपको देखेंगे तो वो उससे इजी तो वो लग रहा है, उसका एक और बताएंगे जो आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है, उसको देखेंगे तो उससे अच्छा सर तीसरा वाला लग रहा है। ठीक है, तो बताएंगे, अभी स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। ठीक है, चलिए मिटा दे रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3 तरह क्वेश्चन में लिखा है इसीलिए, और तीनों ही तरह क्वेश्चन करने के बाद इस पे बेस्ट प्रश्नावली है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, क्या क्वेश्चन, एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपए, ठीक है, और 4 पेंसिल एवं 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपए है। तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 पेंसिल और 2 रबड़, तो मतलब पेंसिल का मूल्य मानना पड़ेगा, रबड़ का मानना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यही पूछ रहा है प्रत्येक रबड़ और प्रत्येक मूल्य का। तो मैंने मान ले रहा हूँ एक रबड़ और एक पेंसिल और एक रबड़ का मूल्य माना एक पेंसिल। ठीक है, एक पेंसिल तथा एक रबड़ का पूछ रहा है, एक रबड़ का मूल्य क्रमशः, मतलब इसी सीक्वेंस में जो माना मैंने, पेंसिल का x मान लिया, x तथा y है। ठीक, एक स्टेप में लिख दिया। अब ऐसे लिखते हैं, एक पेंसिल का मूल्य माना x रुपए, तो दूसरे स्टेप में लिखते हैं एक रबड़ का मूल्य y। एक लाइन लिख दिया इस चीज को, है ना, इसलिए क्रमशः वर्ड यूज कर लेने पे एक पेंसिल का मूल्य x रुपए और एक रबड़ का मूल्य y है। ठीक, समझ में आ गया। अब शर्त लगा दीजिए प्रश्न अनुसार। पहली शर्त क्या है, पहली शर्त के अनुसार क्या है, बड़ा सा 2 पेंसिल 3 रबड़। 2 पेंसिल, जब एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 2 पेंसिल का 2x हो जाएगा। ठीक, और क्या कह रहा है, 2 पेंसिल और 3 रबड़, 3 रबड़ y मूल्य है 1 का, 3 का 3 हो गया, बराबर कितना कह रहा है, क्या कह रहा है, 9 रुपए है। तो समीकरण नंबर 1 मान गया। ठीक, दूसरी शर्त क्या कह रहा है, 4 पेंसिल 6 रबड़ का मूल्य 18 रुपए। 4 पेंसिल और 6 रबड़ बराबर 18। ये ठीक है, 2 समीकरण बन गया। अब देखिए आप ध्यान से, अगर देखिए आप ध्यान से देखिए इन दोनों को, तो अगर हम 2 से गुणा कर दे तो यही आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। देखिए 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 18। तो मैंने बताया था कि अगर दोनों समीकरण किसी एक में गुणा करने पे वही चीज पूरी आ जाए तो संपाती रहती है, मतलब उसके अनेकों हल आते हैं। तो इसका मतलब इसके अनेकों हल आएंगे। ठीक है, तो देखिए आप सॉल्व करिए, सब्स्टिट्यूशन विधि आना अनेकों हल है। ठीक है, 3 कंडीशन मैंने बताई थी ना, तो दूसरी कंडीशन यही होती है कि जब दोनों सेम आ जाती है, हम इसको होते हैं जब दोनों सेम आती है तो गुणा करने पे सेम आ जाएगा वही पूरा, तो संपातित हो जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या आएगी, सिर्फ ये सेम रहेगा इधर वाला, मतलब कहने का मतलब है कि कांस्टेंट का अंतर आएगा, कांस्टेंट में गलत हो जाए। जैसे मतलब 2 से गुणा करते हैं, ठीक है, 2 से गुणा करते हैं 4x आ जाएगा, 6y आ जाएगा। हमारे यहाँ कुछ और होता है, 9 9 18 आ रहा है, यहाँ कुछ और होता है, 18 ना होकर के 9 9 होकर 7 होता मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ कांस्टेंट का अंतर अगर आता है, ठीक है, गुणा करने पे भी
तो क्या होता है उस कंडीशन में कोई सोल्यूशन नहीं होता, कोई हल नहीं होता। तो अभी फिलहाल ये वाला चल रहा है, इसको देखते हैं, ठीक है। तो मैं किसी एक से x की वैल्यू मतलब किसी एक से एक का मान निकाल करके दूसरे में रख देते हैं। चलिए मैं क्या करता हूँ, समीकरण जो y है ये वाली है, इससे मैं y का मान निकाल करके इसमें रख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, समीकरण 2 से किसी एक से एक का मान किसी का निकालना होता है, एक में रखना होता है, चाहे x का मान निकाले चाहे y का मान निकाले। तो मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 2 है मान लीजिए, समीकरण 2 से y का मान निकालेंगे कितना आएगा, 18 - 4x, 18 ये 18 में से 4x बटे 6। देखिए कैसे निकालते हैं, 6y = 18 - 4x हो जाएगा, और जब y निकालेंगे तो बटे 6 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया y का मान किसमें रखते हैं, फर्स्ट में रखते हैं, का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रख दीजिएगा, रखने पर रख दीजिए, ठीक है। तो ये y का मान इसमें रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है 2x + 3y, 3 × y की वैल्यू ये है 18 - 4x बटे 6 बराबर 9, ठीक। किसी एक से किसी में निकाल के दूसरे में रखना होता है, सिंपल सी बात, ठीक है। ये 3 × 6 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस कितना आ गया, समझ आया नहीं, 3 × 6 तो 18 माइनस, या मैं एक बार गुणा कर दूं, भाग वही आएगा, क्या जैसे कर ले, ठीक है। चलिए मैं काट दे रहा हूँ, काटने जल्दी से आसानी से हो जाएगा। 3 × 6 ये तो आया 18 - 4x बटे 3 × 2 बचेगा बराबर 9 आएगा, यही आएगा। और आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है ना आपको, करना है ये तरीके से। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर कट जाएगा, 9 माइनस 2 दूना 2x बराबर 9। अब आप देखिए 2x कट गया, 2x कट गया, तो कंडीशन क्या आ गई, 9 = 9 आ गया, 9 = 9। अब तो वैल्यू तो निकली नहीं, यहाँ से निकलनी चाहिए थी कि भाई y की आपने वैल्यू यहाँ से आपने निकाल लिया था, तो यहाँ x की किसी एक की वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ x नहीं है। देखिए अब 9 = 9 हमेशा सत्य है, देखिए 9 = यहाँ से क्या आ रहा है, 9 ये 2x कट गया, -2x है, +2x कट गया, तो 9 = 9 आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, हमेशा सत्य रहेगा नहीं, 9 = 9, कुछ भी कोई संख्या इधर लिखी वही संख्या इधर भी लिखी, दोनों बराबर रहेगी, ये हमेशा सत्य है, ये हमेशा सत्य है कि नहीं है। ये जब ऐसी कंडीशन बन जाती है तो इसको अनेकों हल होते हैं, इसको क्या होते हैं, अनेकों हल होते हैं। कहने का मतलब x की वैल्यू आप x का मान कुछ भी रखते हैं, जिस मान लिया x = 1 रखते हैं, मतलब कहने का मतलब एक पेंसिल का मूल्य अगर आप मान लीजिए 1 रुपए मान लें, तो y का मान निकल सकता है, नहीं निकल सकता है, समझ में आ रहा है नहीं। देखिए कहने का मतलब ये कि मैं x जो एक पेंसिल का मूल्य है मगर 1 मान लूं अगर, ठीक है, एक मान लेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी, तो मिल जाएगी, ठीक है। अगर मैं x का मान 2 रखूं, मतलब पेंसिल का मूल्य मैं 2 रुपए रखूं पेंसिल का, तो रबड़ का मूल्य इससे निकाल सकते हैं, y आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अगर x = 2 रख दिया तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और 18 में से 8 हट जाएगा तो बचेगा 10/6, तो y का मूल्य 10/6 आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब इसके अनेकों हल निकल देंगे, जब ऐसी कंडीशन बन जाती है तो अनेकों हल निकलते हैं। तो हमें सत्य है, इसको मैं लिख भी दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए y के x के किसी भी मान के लिए y का मान, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे x के किसी भी मान के लिए किसी भी कोई मान है, y का डिफरेंट मान आएगा, है ना, y का मान, ठीक है। मतलब इसको भाग देख के ऐसे लिखवा दे रहा हूं आपको, ऐसे लिखिए, आप इसको थोड़ा इसको ऐसे लिखिए, यह कथन y के या x के सही मानों ले सकते हैं, इसको ऐसे लिखिए। इसको भाषा में कैसे लिखेंगे, थोड़ा भाषा देखेंगे,
यह कथन x का मान कुछ भी रखें y वैल्यू आएगी, x के किसी भी मान, यह कथन x के किसी भी मान के लिए सत्य है। ठीक, भाई जब 9 आ गया, ठीक है, तो x का हम वैल्यू हम कुछ भी रखें, x का 1 रखें, y की वैल्यू कुछ डिफरेंट आ जाएगी। ठीक, x और 2 रखें, y की वैल्यू डिफरेंट आ जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यह कथन x किसी भी मान के लिए सत्य है, अतः ये क्या है, इसके अनेकों हल निकलेंगे। ठीक है, इसको ऐसे लिखिएगा। x किसी मान के लिए भी सत्य है, इसका मतलब होगा इसके अनेकों हल होंगे, इसके अनेकों हल होंगे। मैंने बताया था कि जब सेम आ जाती है तो संपाति का अनेकों हल होते हैं, अनेकों हल होंगे, इसलिए अनेकों हल होंगे। तो इसमें हम यूनिक, अब तो उसने कहा है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक पेंसिल और एक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम एक पेंसिल और एक रबड़ का मूल्य यूनिक नहीं, अद्वितीय नहीं प्राप्त कर सकते, ये डिफरेंट आएगी, है ना। x की वैल्यू आप मानते जाइए, y की वैल्यू निकलती जाएगी। तो इसलिए इसको लिखेंगे आप भाषा में कैसे, इसलिए एक पेंसिल और एक रबड़ का मूल्य अद्वितीय, यूनिक नहीं मान, और अद्वितीय प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे आफ्ताब के आगे इसके पहले वाला क्वेश्चन मैंने कहा था, आफ्ताब का निकला था ना 4200, उसका जो भी निकला रहा होगा कुछ तरीका 52,000 जो भी आता, आफ्ताब वो एग्जैक्ट आ गया था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूनिक नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया, इसलिए एक पेंसिल और एक रबड़ का मूल्य अद्वितीय प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, इसको ठीक है, ये इस टाइप क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैंने इस टाइप बता दिया आपको। पहला क्वेश्चन मैंने बताया कि यूनिक निकल रहा था, इससे आपका आयु निकला x और y मान रहे थे, तो यहाँ x y की वैल्यू आई थी ना, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, x और y की वैल्यू देखिए नहीं आ रही है, क्यों, क्योंकि अनेकों हल है। भाई देखिए आप कट गया ना, ये 2 कैंसिल हो गया, 2x - 2x + 2x कैंसिल हो गया, जब 9 = 9 आ गया। तो इसका मतलब x के किसी भी मान के लिए सत्य, ये जो ये इक्वेशन बन रहे थे, x से हम कुछ भी मान रखते हैं, y की वैल्यू डिफरेंट मिलती जाएगी। तो इसका मतलब कि बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं ना। अगर हम एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपये मान लें, x 1 रख दें, y की वैल्यू कुछ आएगी, 2 रख दें, y की वैल्यू कुछ आएगी, 3 रख दें, कुछ आएगी, 4 रख दें, कुछ और आएगी, है ना, कई सारे बयान आएंगे। इसलिए मैंने लिख दिया अनेकों हल होंगे, इसलिए लिख दिया एक पेंसिल और एक रबड़ का अद्वितीय मूल्य यानी यूनिक मूल्य हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अपन दूसरा टाइप क्वेश्चन बता दिया। अब तीसरा क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, किस टाइप का, जब पैरेलल है, तो संपाती वाला हो गया। मैंने बताया ना संपाती में क्या होता है, संपाती में क्या होता है कि सेम किसी एक चीज से गुणा करने पे वही चीज आ जाती है, पूरा इक्वेशन वही आ जाती है। जैसे इसमें 2 से गुणा कर देते, देखिए पूरा इक्वेशन वही आ गई ना, 4x 6y 2 से गुणा करेंगे 9 18, सेम आ गई, संपाती वाली आ गई। अब तीसरी कंडीशन वाला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, उसको देखते हैं। ठीक है, तो जो कभी ऐसा कंडीशन बन जाए, बराबर आ जाए, तो इसको सीधे लिखिएगा अनेकों हलों के, मतलब अद्वितीय हल प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, अद्वितीय हल प्राप्त नहीं कर सकते। अब तीसरा क्वेश्चन, तीनों टाइप क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इसके लिए 3 तरह क्वेश्चन हो जाएंगे, तब तक ये चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा हमारे लिए तरीके से, मतलब टॉपिक समाप्त, चैप्टर नहीं टॉपिक समाप्त। चलिए, तो तीसरा क्वेश्चन मैंने देखिए पढ़िएगा। 2 रेल पटरियां हैं, पटरियों समीकरण x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 द्वारा निरूपित की गई है। क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी, अर्थात जो समीकरण बन रहा है, ठीक है, ये जो समीकरण बन रहा है उसमें x और y की वैल्यू कुछ अलग अलग आएगी कि नहीं आएगी, ये कहने का मतलब। ठीक है, मैं कह रहा है 2 रेल पटरियां हैं,
तो दोनों फैक्टरियल के इक्वेशन दिया हुआ है, एक दिया ये और ये दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करिए और x और y की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बनता है, ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं, पहला दिया है यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन में इक्वेशन दिया है पहला, रेल पटरियों का समीकरण दिया हुआ है, रेल पटरियों का समीकरण, ठीक। क्या दिया है, पहला दिया है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरा 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये आपका सेकंड। अब देखिए ध्यान से फिर से देखिए, मैंने आपसे बताया जस्ट इसके पहले कि अगर 2 से गुणा, देखिए इन दोनों इक्वेशन में अगर किसी से गुणा करते हैं वही संख्या आगे संपाती रहती है। अगर इसमें 2 से गुणा कर दें, देखिए 2 दूना 2x आ जाएगा, 2 से गुणा इसमें किया 4 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 8 आ जाएगा। देखिए कांस्टेंट का अंतर आ गया ना, जो कांस्टेंट है यानी अचर का अंतर आ जाए सिर्फ, तो क्या होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, कोई हल नहीं निकलता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन आ गई है ना, तो इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। फिलहाल करेंगे कैसे, वही जो तरीका ने बताया है, किसी एक से x की वैल्यू निकालिए इसमें रख दीजिए, या y की वैल्यू निकालिए इसमें रख दीजिए, ठीक है। तो मैं समीकरण फर्स्ट से x का मान निकाल के इसमें रख देता हूं, ठीक है। तो चलिए समीकरण फर्स्ट से मैं निकाल देता हूं, किसी एक से आप निकाल सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, से x का मान निकाल लेते हैं, से x बराबर क्या आएगा, x का मान अगर निकाले ये 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस हो जाएगा और माइनस 2y आ जाएगा, ठीक है। x बराबर निकाले तो ये 4 हो जाएगा, तो प्लस 4 हो जाएगा और माइनस 2y आ जाएगा। का मान पहले से मैंने निकाला, 2 में रख दें, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने, चलिए 2 कर दे रहा है, ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये 2 मैंने लिखा है तो ये रोमन लिख दे तो में समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, रख दिए। तो किसमें रखा है, 2 में, 2 का ये वाला है, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 4 माइनस 2y, ठीक, प्लस 4y माइनस 2y इक्वल टू 0, ठीक। तो 4 दूना 8 आ गया और यहाँ से आप गुणा करें कितना आएगा, 2 दूना 4 माइनस 4y, ठीक, प्लस 4y, ठीक, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू, इसको इधर ले जाए कितना जाएगा, 12 आ जाएगा। देखिए जो माइनस ये है इसको इधर ले गए, 12 हो गया, ठीक है। या इसको अगर दूसरी भाषा में लिखते, चलिए मैं ऐसे कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं दिखाना जो चाहता हूँ वो चीज़ें दिखा पा रहा हूँ। चलिए ये भी देखिए, इसको देखिए, जो x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 है, तो मैं इसको अगर पक्षांतर करके लिखूँ, ठीक है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं थोड़ा सा ऐसा लिखना चाह रहा हूँ, x प्लस 2y इक्वल टू 4, और इसको पक्षांतर 4 जो क्वेश्चन वाटर में इधर मैंने कर दिया, कोई दिक्कत इससे नहीं है, ठीक है। और दूसरे वाले को मैंने क्या कर दिया, 2x प्लस 4y इक्वल टू 12, सेकंड हो गया, ठीक है। तो अब देखिए जरा, मैंने क्या किया, x का मान यहाँ पे निकाला, किससे, इस वाले से, तो कितना है 4 माइनस 2y आ गया, इसको मैंने इसमें रख दिया, सेकंड में रख दिया, ठीक है। रख देंगे तो बस यहाँ बराबर 12 हो जाएगा, बस यही मतलब कहने का मतलब, ठीक है। क्या हो गया, देखिए मैंने निकाला x की वैल्यू, इसमें रख दिया, तो रख दिया तो ये बराबर 12 हो गया, बराबर 12 है, वही चीज़ है ना। तो यहाँ से 4 कट गया, तो आप बताइए यहाँ जो ये 4y और माइनस 4y प्लस 4y कट गया, यहाँ पे आ गया क्या, 8 बराबर 12, तो ये 8 बराबर 12 है, कभी सत्य है नहीं, तो ये हमेशा ही गलत रहेगा, भाई ये संख्या इस बराबर कभी है नहीं, ये हमेशा गलत है। उसमें मैंने इसके पहले कहा था हमेशा सत्य आ रहा था, इसमें क्या आएगा, हमेशा गलत है। जब ये हमेशा गलत है तो इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलता, इसमें जैसे उसके पहले वाले में हमें सत्य था तो अनेकों हल आ गए थे, ठीक है। तो ये जब हमेशा ही गलत है, इसका कोई सार्वजनिक हल नहीं होगा, इसका गलत है, अतः इसका कोई सार्वजनिक हल नहीं होगा, या कोई हल नहीं होगा, सीधे लिख दीजिए, सार्वजनिक वर्ड ना लिखना चाहें नहीं लिख सकते, ना लिखिए, कोई हल नहीं होगा।
ठीक है। उस वाले में, इसके पहले वाले में, संपाती वाले में होता है ना, नहीं होगा। अर्थात यहाँ क्या करना है, क्या पटरी एक दूसरे काटेगी, तो ये लिख दीजिए। हाँ, अब लिखा है क्या रेल पटरियां एक दूसरे काटेंगी, जब एक्स वाई की वैल्यू मिली ही नहीं तो काटेंगे नहीं, जब कोई हल ही नहीं होगा। अतः रेल पटरियां एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, कभी नहीं काटें। ठीक है, तो मैंने तीनों तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए यहाँ पे। ठीक है, एक मैंने बताया जिसमें यूनिक वैल्यू मिली, ठीक है, यानी एक्स वाई की वैल्यू मिल जा रही थी पूरी अपना वाला क्वेश्चन मैंने बताया एक्स वाई की वैल्यू मिल गई। ठीक है, दूसरा मैंने क्वेश्चन बताया संपाती वाला कंडीशन वाला। ठीक, संपाती वाले में बताया कि उसका जो है अनेकों हल हो सकते हैं। ठीक है, यानी एक्स का मतलब, कहने का मतलब है कि पेंसिल का मूल्य आप जो भी रख, एक पेंसिल का मूल्य अगर आप कुछ मान लेते हैं 1 तो दूसरे का कुछ और निकल जाएगा, 2 रखेंगे तो उसके अनेकों हल हो जाएंगे। ठीक है, अनेकों हल हो जाएंगे मतलब कोई भी जो है अद्वितीय हल नहीं करेंगे। अनेकों हल हो गया मतलब उसका एक सोल्यूशन आया नहीं तो अद्वितीय हल नहीं होगा, उसका मतलब लिखेंगे। तीसरा वाला क्वेश्चन मैंने बताया इस टाइप क्वेश्चन जिसमें एक्स वाई की वैल्यू मिली नहीं है ना, तो जब नहीं मिलती है तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो तीनों कंडीशन के मैंने क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, और इसके बाद तो आज मैं रहने देता हूँ इसको। तो आज मैंने इसको बताया, अब इसी पे बेस्ड मैं जो एक्सरसाइज है 3.2 उसके ऊपर क्वेश्चंस को करा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और दूसरे बच्चों में शेयर करिए। ठीक है, और दूसरे बच्चों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। थैंक यू, धन्यवाद।